तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को परमाणु मॉडल के विषय में बताने चल रहा हूं। बच्चों, परमाणु मॉडल वास्तव में ये बताता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी पोजीशन क्या होती है, किस तरह से वितरित होते हैं। इसके विषय में सबसे पहले जे थॉमसन ने वाटरमेलन मॉडल दिया था, जिसमें उसने कल्पना किया था कि कोई भी परमाणु जो होता है वो तरबूज के फल की तरह होता है। उसका पूरा धनावेश हम तरबूज का फल मान सकते हैं, और जो ऋणावेश है वो तरबूज के बीज की तरह बीच बीच में पाया जाता है। किंतु यह मॉडल पूर्णतया गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि यह विद्युत बलों के किसी भी नियम का पालन नहीं करता था। जैसा कि आप जानते हैं, धनावेश और ऋणावेश एक साथ एक दूसरे के पास स्थिर नहीं रह सकते। वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे और एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, उदासीन कर देंगे, और आवेश समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से थॉमसन का परमाणु मॉडल करेक्ट नहीं था बेटा। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, जिसमें रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों के बम्बार्डमेंट से। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हैं तो एक बार उसको देख लीजिए। इस बार के कोर्स में ये सब मॉडल हटा दिए गए हैं और केवल बोर्स का परमाणु मॉडल रखा गया है। लेकिन बच्चों, बोर्स के परमाणु मॉडल को समझने के लिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमें थोड़ा उसकी बेसिक आइडिया रिवाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग बोर्स परमाणु मॉडल में ही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां, सारी की कमियां कहिए या इसके दो से बड़ी बात है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां हमें देखना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एक्चुअली था क्या। रदरफोर्ड के अनुसार किसी भी परमाणु में जो मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के न्यूक्लियस बनाता है, जो किसी परमाणु का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, मतलब 1000 गुने से भी कम छोटा होता है। परमाणु न्यूक्लियस का 1000 गुने से बड़ा होता है। आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। और इस न्यूक्लियस में समस्त धनावेश, समस्त यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज और समस्त भार निहित होता है। आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही द्रव्यमान पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसका द्रव्यमान नगण्य है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, प्रोटॉन पर धनावेश है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो इस तरह से समस्त धनावेश और समस्त भार में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जुड़ जाएंगे। धन आवेश केवल प्रोटॉन पर होता है। ये केंद्र में या सेंटर में या न्यूक्लियस में निहित होता है, और इस धनावेशित न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सर्कुलर वृत्ताकार कक्षाओं में, ऑर्बिट्स में मोशन करते हैं, गति करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। रदरफोर्ड ने इसको इस तरह से समझाया, जब ये आकर्षण बल लगता है न्यूक्लियस की तरफ, ये दोनों विपरीत आवेश के हैं। इलेक्ट्रॉन को नाभिक क्या करेगा, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, नाभिक भी कहते हैं। तो जो नाभिक होता है या सेंटर, केंद्र, वह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आकर्षित करेगा।
तो बच्चों, हमने जैसा कि आपको बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब ये जो आकर्षण बल है, यह इस वृत्तीय कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, तीव्र गति करता है, उस दौरान इस पर जो अभिकेंद्रीय बल लगता है, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और यह केंद्र पर गिरता नहीं है और इसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में गति करता रहता है। अब आप कह सकते हैं यह अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और कैसे आकर्षण को ये बैलेंस करेगा। इसके लिए आप एक चीज समझ सकते हैं, अगर एक धागे में हम लोग एक कंकड़ को बांध ले और धागे को बहुत धीरे धीरे घुमाएं तो हमारे हाथ पे क्या करेगा, लिपट जाएगा धागा। लेकिन अगर थोड़ा सा तेज गति से उसको इस तरह से आप घुमाते हैं तो आप फील करते होंगे कि आपके हाथ पर धागे की रस्सी से एक दबाव पड़ता है, यानी दोनों एक दूसरे को आकर्षित किए होते हैं, धागे से बंधे रहते हैं। और जैसे ही आप धागा छोड़ते हैं, रस्सी क्या होती है, कंकड़ सहित एक सीधी रेखा में भाग जाती है। इसका मतलब कि उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा था जिसको मेरे हाथ के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल संतुलित किए हुए था, और इसके लिए एक निश्चित वेग यानी से अधिक वेग होना जरूरी है। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से अधिक या एक निश्चित वेग से गति करता है, जिसके कारण लगने वाला बाह्य बल, जिसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, वह आकर्षण बल को संतुलित कर देता है, यानी आकर्षण बल बराबर हो जाता है अपकेंद्रीय बल। इसको अंग्रेजी में सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। तो बच्चों, ये अपकेंद्रीय बल और आकर्षण बल एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिरता नहीं है। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है? पहली कमी ये थी कि रदरफोर्ड ने कोई क्राइटेरिया नहीं बताया था कि नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहां गति करता है। उसके अनुसार वृत्ताकार सर्कुलर मोशन में वो कहीं भी गति कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है सर्कुलर पाथ पर। लेकिन बाद में जब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी पे स्टडी हुई तो ये देखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरीज थी, इसके अनुसार क्लार्क मैक्सवेल ने सबसे पहले प्रूव किया कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो कुछ न कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, ऊर्जा को क्या करेगा, विकिरण के रूप में उत्सर्जित कर देगा। क्यों उत्सर्जित करेगा? उसका एक मेन कारण है कि जब भी कोई विद्युत कण, कोई भी आवेशित कण गतिशील होता है तो वह निश्चित रूप से कुछ ऊर्जा का ह्रास करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार होता है, सिद्ध किया जा चुका है। तो अगर इसको हम देखें तो इस तरह से क्लार्क मैक्सवेल के अनुसार इस मोशन को जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, करते समय इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा। ऊर्जा का ह्रास करेगा, अगर ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, वो घट जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटेगी तो ये क्या करेगा, नाभिक के चारों तरफ इसको चक्कर लगाना है, वेलोसिटी भी कम नहीं करनी है, तो ये अपनी रेडियस को कम करने लगता है। और मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे ऊर्जा घटेगी ये रेडियस घटाता जाएगा और घटाता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसकी ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी और ये न्यूक्लियस पर ही जाकर के गिर जाएगा और अपनी पूरी एनर्जी, अपने चार्ज को नष्ट कर देगा, न्यूक्लियस को भी नष्ट कर देगा और इस तरह से एटम भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए रदरफोर्ड की थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं रही। अब अगर इसी थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती तो बोर्स ने इसके लिए अपनी थ्योरी दी, जिसके पीछे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी निहित है। बच्चों, इस बार प्लांक क्वांटम सिद्धांत भी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बोर्स के परमाणु मॉडल में आपको ये चीजें बताई जाए। तो आज मैं केवल आपको रदरफोर्ड और उसके परमाणु मॉडल तथा उसकी कमियों को बता रहा हूं
और नेक्स्ट टारगेट आपको दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर पे मैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी को क्लियर करूंगा, लेकिन तब तक आप अपनी बुक से थोड़ा बहुत वेव मैकेनिकल कंसेप्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप देख लीजिएगा, जिससे कि बोर्स मॉडल आपको समझने में आसानी हो। तो आज मैं अभी केवल इतना ही बताता हूं। धन्यवाद।